भूतों का मार्ग सैकड़ों भूतों का ठिकाना है। उन भूतों के रास्ते में एक बड़ा सा बिल है। इसमें 14 फीट का एक शेषनाग हुआ करता था, लेकिन अब उसमें प्रेतनाग रहता है। अंधेरा होने के बाद उन प्रेतों के रास्ते पर कोई कदम नहीं रखता। अगर कदम रखा तो सोचो वो मर गया। भूतों के रास्ते से जुड़े बहुत से गांव हैं। उसमें से एक गांव सिंघेरी है। गांव के बीचों बीच एक बड़ी अजीब सांप का शिला पत्थर है, जिसे सत्य शेष नाग शिला कहते हैं। उस कस्बे के रिवाज के अनुसार जब शाम होती है तो हर विवाहित महिला को दिया जलाकर शिला पत्थर के सामने स्थित बड़े स्तंभ से मंगलसूत्र को लटकाकर बिना पीछे देखे चले जाना है। और दूसरे दिन सुबह वे स्नान करके आते हैं और अपने अपने मंगलसूत्र को गले में डालकर चले जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रेतनाग क्रोधित हो जाता है। कोमली, कमल, तुम दोनों इधर आओ। क्या तुमने मेरी शिला पत्थर के सामने मंगलसूत्र रखा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! कीमती सोने की मंगलसूत्र को बाहर छोड़कर चले जाते हैं तो भी कोई इसे नहीं चुराता। कोई इसकी रक्षा भी नहीं करता, क्योंकि प्रेतनाग स्वयं इसकी रक्षा करती है। एक दिन शाम को भाभी, शाम हो रही है, चलो जल्दी से सत्य शेषनाग शिला पत्थर के पास जाना है। शेषनाग शिला पत्थर? क्यों भाभी? तुम आज ही हमारे गांव मेहमान बनकर आई हो ना, इसलिए तुम हमारे गांव के रीति रिवाजों को नहीं जानती। अंधेरा होने वाला है, पहले चलो। मैं वहाँ पर जो भी करूँगी बिना एक शब्द बोले तुम भी वैसा ही करना। दोनों मिलकर गांव के बीचों बीच सत्य शेषनाग शिला पत्थर के पास पहुंचे और दिया जलाया। अनीता ने मंगलसूत्र निकाला और उसे स्तंभ पर लगी कील से लटका दिया। सुनीता ने भी वैसे ही लटका दिया। दोनों बिना पीछे देखे घर आ गए। बाप रे, इतने सारे सोने के मंगलसूत्र! ये कैसा रिवाज है भाभी? बहुत अजीब। मेरा मंगलसूत्र 5 तोले सोने का है। इस तरह गांव के बाहर छोड़ देने से कोई चोर आकर चुरा ले गया तो? तुम्हारा मंगलसूत्र सुरक्षित रहेगा, ये मेरा जिम्मा है। तुम्हारा मंगलसूत्र 1 साल बाद भी जाकर देखोगी तो वहीं पर मिलेगा। प्रेतनाग हमारे गांव की रखवाली करती हैं। अंधेरा हो गया है, बत्तियां बुझाकर सो जाते हैं। अनीता ने जो बताया सुनीता की समझ में कुछ भी नहीं आया। सुनीता बिना बोले सो गई। आधी रात हो रही थी। फुसफुस की कोई विचित्र आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ा नाग फुसफुसा रहा हो। उस आवाज से सुनीता जाग गई। उसने उठकर खिड़की से देखा तो आधी औरत और आधी सांप, एक हाथ में चाबुक। उसका चेहरा दुल्हन जैसा था। यह देख वो चौंक गई और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। अगले दिन अनीता उठी तो उसने सुनीता को खिड़की के पास पड़ा पाया। ये क्या, खिड़कियाँ खुली हैं? सुनीता यहाँ क्यों सोई हुई है? ये सोचते हुए
उसने अनीता को जगाया। भाभी, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ये खिड़की आपने खोली है? हाँ भाभी। डरते हुए उसने रात को जो हुआ सब बताया। बाप रे, ये कैसा गांव है भगवान? भूतों का खाली पालकी ढोना, सांप के रूम में दुल्हन का होना, सांप की मूर्ति के सामने मंगलसूत्र निकाल कर रख देना। मैंने कभी इस तरह का विचित्र गांव नहीं देखा। मेरे पति के आते ही मैं अपने गांव चली जाऊंगी। भाभी, डरो मत। जो तुमने बाहर देखा वो एक प्रेत नाग है। वो पालकी उसी की है। मेरे पति और भाई साहब वैसे भी कल आ ही जाएंगे। अनीता के पति शेखर, सुनीता के पति विमल राव, दोनों ही अलग अलग गांवों से होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों शिवनगर शहर से कच्चा सोना खरीदते हैं और उससे आभूषण बनाकर गांव में बेचना उनका पेशा था। शिवनगर जाने के लिए शेखर के गांव से आगे जाना होता है। इस बार थोड़ा अधिक सोना खरीदने के उद्देश्य से 2 दिन पहले ही सुनीता को शेखर के घर पर छोड़कर विमल राव शेखर के साथ शिवनगर के लिए रवाना हुआ। लेकिन सिंघेरी गांव में अजीबोगरीब आदतें, उनके रीति रिवाजों से सुनीता सहम गई। अगले दिन सुबह सुनीता और अनीता अपने मंगलसूत्र लेने के लिए सत्यनाग शिला पत्थर के पास गईं। उस खंभे से ढेर सारे मंगलसूत्र लटके हुए थे। उनमें से एक बहुत बड़ा और चमकदार था। उसे देखते ही सुनीता की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी सुंदर है ये मंगलसूत्र। नहीं, मत छू। इससे पहले कि अनीता अपनी बात पूरी करती, उसने मंगलसूत्र को छू लिया। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने उस मंगलसूत्र को क्यों छुआ? सुंदर है इसलिए देखा, क्या गलत है? वो प्रेत नाग तुम्हारे पति को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। डरते हुए ही दोनों घर आ गए। अंधेरा हो रहा था। वापसी में भूतों के रास्ते पर शेखर और विमल राव ने कदम रखा। विमल, अंधेरा हो चुका है। ये रास्ता भूतों का रास्ता है। यहीं सोकर कल सुबह चलेंगे। हमारे पास बहुत सोना है यार। इस तरह जंगल में रात गुजारेंगे तो कैसे चलेगा? कोई चोर हमें लूट लेगा तो? डरो मत, हमारे गांव में भूतों के रास्ते की जानकारी रखने वाला कोई भी इस रास्ते से नहीं आएगा। उस पत्थर पर सो जाते हैं। वे दोनों सिर के नीचे गुत्थी रखकर सो गए थे। बहुत अंधेरा था, आधी रात हो चुकी थी। विमल राव, तुम ही हो? आओ मेरे पास। विमल राव, तुम ही हो? आओ मेरे पास। किसी के बुलाने की आवाज सुनकर वो उठा। वो भूतों की राह में मदहोशी की स्थिति में अकेले चले जा रहा था। बिल में से सत्य शेषनाग के बाहर आते ही सारे भूत गायब हो गए। सत्य शेषनाग को देखते ही विमल राव होश में आ गया। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी ने मेरी मंगलसूत्र पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर अपने हाथ में चाबुक लेकर विमल राव की पीठ पर 19 कोड़े मारे। फट फट कोड़े की मार से त्वचा छिलकर खून बह रहा था। दर्द से तड़पते हुए वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन शेखर ने उठकर देखा, बगल में विमल राव नहीं था। वह घबराते हुए जाकर देखा तो भूतों की राह पर पड़ा था। विमल राव को घर ले जाकर अनीता और सुनीता को सब कुछ बताकर, सोने को संभाल कर रखना, मैं जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं। 3 दिन के इलाज के बाद विमल राव को होश आया। होश में आते ही नहीं नहीं, भूत ने मुझे चाबुक से मारते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी द्वारा किए गए गलती की सजा है। मुझे डर लग रहा है शेखर। डरो मत दोस्त, वो भूत है लेकिन बहुत अच्छी है। हमारे गांव की रक्षा करने वाली देवी है। पता नहीं कैसी देवी है, सिर्फ मंगलसूत्र को छूने से ही इतनी बड़ी सजा। इस गांव में मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने गांव चली जाऊंगी। उसे समझाया गया कि कल सवेरे होते ही चले जाना। शाम को दोनों ने सत्य शेषनाग शिला पत्थर के सामने अपने मंगलसूत्र लटकाकर लौटते समय
अच्छा तो भाभी, बाहर इतना सारा सोना है, सबसे भारी मंगलसूत्र चुराकर ये बोल सकते हैं कि ये मेरा है, तो क्या होगा? इस तरह झूठ बोलने से प्रेतनाथ नहीं छोड़ेगी भाभी। क्या करेगी? झूठ बोलने वाले का अंत देखती है। सत्य शेषनाग के बिल में हाथ डालकर झूठ बोलोगे तो बिल में जो सांप रहता है वो डसेगा। उसके डसने पर पूरा हाथ विष पूरित होकर काला पड़ जाता है और हाथ शरीर से अलग हो जाता है। हो, तो इसलिए इस गांव के लोग बिना किसी चिंता के सोने का मंगलसूत्र इस तरह बाहर खम्बे से लटका कर चले जाते हैं। लेकिन क्यों तुम्हारे गांव वाले इस तरह मंगलसूत्र को अंधेरा होने से पहले शिलापत्र के सामने खम्बे पर लटका कर फिर से दूसरे दिन सुबह होते ही ले लेते हैं? कितनी बात पूछने पर भी तुम पूरी तरह से गांव का रहस्य नहीं बताती हो भाभी। ठीक है, बताती हूँ, सुनो। कई सालों पहले इस गांव के जमींदार की बेटी वैजयंती का विवाह निश्चय हुआ। वैजयंती बहुत सुंदर, साहसी और ईमानदार थी। वैजयंती का विवाह हो गया और वो ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन रोते हुए मायके आ गई। पिताजी, मेरा मंगलसूत्र खो गया है। मेरी सासू माँ ने मुझे डांटा। उसने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मंगलसूत्र का खोना अशुभ होता है। तुमने मंगलसूत्र उतारा क्यों वैजयंती? मैंने नहाने से पहले उसे उतार दिया और अपने कमरे में बिस्तर पर रख दिया माँ। नहाने के बाद फिर आकर देखा तो वहाँ नहीं था। उनका कहना है कि मंगलसूत्र का खो जाना अशुभ है। हम अपने पंडित जी से इसका उपाय पूछेंगे। इस तरह पंडित जी को बुलवाकर सब कुछ विस्तार से बताया। बेटी, तुम्हें मंगलसूत्र निकालना हो तो उसे अपने इष्ट भगवान के सामने रखकर कहना कि आप ही इसकी रखवाली करो, तब खो जाने पर भी तुम पर दोष नहीं लगेगा। और कोई उपाय बताइए शास्त्री जी। हरे रंग की मणिरत्न वाला मंगलसूत्र बनवाकर फिर से पति के हाथों गले में बंधवाइए। पंडित जी के कहे अनुसार जमींदार ने बड़े मणिरत्नों वाला मंगलसूत्र बनवाया। यह देखकर वैजयंती बहुत खुश हो गई। किसी को भी उसे छूने नहीं देती थी। शुभ मुहूर्त देखकर फिर से वैजयंती को दुल्हन की तरह सजाया गया और पति के हाथों मंगलसूत्र बंधवाकर पालकी में उसे ससुराल भेजा गया। लेकिन बीच रास्ते में ही डाकुओं ने मिलकर पालकी ढोने वाले को, पति को और वैजयंती को मार दिया और मंगलसूत्र लूट लिया। लाशों को एक बड़ी पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया। उस पेड़ के नीचे बेल भी नष्ट कर दिया। उस बेल में स्थित बड़े सांप को भी मार दिया गया। वह सांप और वैजयंती दोनों मिलकर बदला लेने के लिए प्रेतनाग बन गए और उन चारों को वहीं के वहीं मार दिया। कुछ दिनों बाद पिता के सपने में जाकर, पिताजी, मैं मर कर भी भूत सर्प के रूप में सरहद के पार भूतों के रास्ते में जिंदा हूँ। मेरी तरह और किसी भी लड़की की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। मेरा मंगलसूत्र भूतों के रास्ते में स्थित बिल में है। इसे बाहर निकालो और हमारे गांव के बीचों बीच एक स्तंभ बनाकर उस पर लटका दो। हर दिन गांव के सभी शादीशुदा औरतों को अंधेरा होने से पहले आकर उस खंबे पर अपने मंगलसूत्र को लटका कर जाना होगा और अगले दिन स्नान के बाद आकर ले जाना होगा। मैं उनके मंगलसूत्र की रखवाली करूंगी। मेरे बिल में हाथ डालकर झूठ बोलने वाले को मैं डस लूंगी। अब से मैं ही अपने गांव की रक्षा करूंगी। अगले दिन विमल राव सोना लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला गया। कुछ समय बाद एक चोर को सिंघेरी गांव के उस सत्यनाग शिला के बारे में पता चला। अरे जग्गू, मारना है तो कोई बड़ा हाथ मारेंगे। गांव के बीचों बीच 150 सोने के मंगलसूत्र हैं। कोई पहरा भी नहीं देता है। फिर देर किस बात की भैया, चलो सिंघेरी। इस प्रकार उन दो लुटेरों को इस गांव के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण भूतों के रास्ते पर कदम रखते हैं। भूतों को देखकर दूसरा चोर गांव में भाग गया। जैसे ही उसने सत्यनाग शिला के सामने खंबे पर लगे मंगलसूत्र के ऊपर अपना हाथ डाला, फुप फुप की आवाज करते हुए प्रेतनाग आकर उसे कोड़े मार मारकर
वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे बहुत से चोर आए जो सिंघेरी गांव के बारे में नहीं जानते थे और वे प्रेतनाग के हाथों मारे गए। इस चोर को ले जाकर सरहद के बाहर दफना दो। ऐसे ही एक दिन विमल राव और सुनीता दौड़ते हुए आए। शेखर, मुझे धोखा दिया गया। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मैंने अपना सारा सोना घर में रखना उचित ना समझकर मेरे बड़े भाई के पास रखा था। मैं और पत्नी वापस आकर सोना मांगने पर वो झूठ बोल रहा है कि उसने सोना मुझे लौटा दिया। बस इतनी सी बात, हमारे गांव के सत्यनाग बिल के पास ले गए तो चोर चुटकियों में पकड़ा जाएगा। लोकनाथ को बुलवाकर ग्राम प्रधान के साथ भूतों के रास्ते पर स्थित बिल के पास जाकर हाथ को बिल में डालकर झूठ बोलने पर अंदर जो प्रेतनाग है वो नहीं छोड़ेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। विमल राव ने बिल में हाथ डाला। मैंने वास्तव में अपने बड़े भाई को 300 सोने के सिक्के छुपाने के लिए दिए थे। वो सोना बिना लौटाए ही झूठ बोल रहा है कि उसने लौटा दिया। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था, लेकिन विमल राव को कुछ नहीं हुआ। प्रेतनाग ने तुम्हें नहीं काटा, मतलब तुम सच बोले। अब लोकनाथ की बारी है। लोकनाथ ने सहारे की छड़ी को अपने भाई को दे दिया। मेरे सहारे की छड़ी पकड़ो भाई। मुझ लंगड़े आदमी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हो, ये तो भगवान ही जाने। ऐसा कहते हुए लंगड़ाते हुए बिल के पास जाकर बिल में हाथ रखा। यह सच है कि मेरे भाई ने मुझे सोना छुपाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे वापस दे दिया। सच में दे दिया था, कसम से। हर कोई उत्सुकता से देखता है। लोकनाथ को पसीना आ रहा था, लेकिन लोकनाथ को भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या? तो क्या दोनों सच बोल रहे हैं? अगर ये सच है कि विमल को लोकनाथ ने सोना वापस नहीं दिया, तो फिर लोकनाथ ने विमल को सोना लौटा दिया। ये बात सच कैसे हो सकती है? पता नहीं क्या गड़बड़ है। इसकी समस्या अजीब ही है। इस समस्या को हल करने के लिए तंत्र विद्या जानने वाली बूढ़ी काकी को आना ही होगा। बूढ़ी काकी को जो हुआ वो सब कुछ बताकर, काकी तुमको ही इस समस्या का समाधान करना होगा। क्या मैं कोई न्यायाधीश हूँ पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए? मैं बेताल सिद्धि प्राप्त तांत्रिक काकी हूँ। अगर कोई भूत पिशाच प्रेत आत्मा हो तो मैं उसे छुड़ा सकती हूँ। क्या समस्या है? अरे काकी, अगर तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे होगा? ठीक है, फिर से उन दोनों को मेरे सामने पेश करो। काकी के कहे अनुसार विमल राव ने अपना हाथ सांप के बिल में डालकर, मैंने वास्तव में अपने बड़े भाई को 300 सोने के सिक्के छुपाने के लिए दिए थे। वो सोना बिना लौटाए ही झूठ बोल रहा है कि उसने लौटा दिया। विमल राव को कुछ नहीं हुआ। लोकनाथ ने सहारे की छड़ी को अपने भाई को दे दिया। इस तरह क्यों बाहर गांव वालों के सामने हमारे परिवार का इज्जत उछाल रहे हो भाई? मेरी सहारे की छड़ी पकड़ो। ऐसा कहते हुए लंगड़ाते हुए बिल के पास जाकर, यह सच है कि मेरे भाई ने मुझे सोना छुपाने के लिए दिया था, लेकिन मैंने उसे वापस दे दिया था, कसम से। ऐसा कहते हुए बिल से हाथ निकाल रहा था। रुको रुको, हाथ मत निकालो। विमल, अपने बड़े भाई की सहारे की छड़ी उसे दे दो। लोकनाथ छड़ी हाथ में लेकर घबराते हुए देख रहा था। अब बताओ, इससे पहले जो कसम खाई थी। यह सच है कि मेरे भाई ने मुझे सोना छुपाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे वापस दे दिया था। सच में दे दिया था, कसम से। लोकनाथ जोर से चिल्लाया। अब उसने अपना हाथ बिल से निकाला तो हाथ पड़ गया, तो हाथ काला पड़ गया था, राख की तरह बिखर गया। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। हाथ की छड़ी भी टूटकर गिर गई और उसमें से सोने के सिक्के गिरे। इसकी बुद्धि अद्भुत है, चालाक लोमड़ी की तरह। यहाँ पर इतने सारे लोगों के मौजूद होने बावजूद भी सहारे की छड़ी अपने छोटे भाई को ही दे रहा था। छड़ी में सोना था, इसलिए उसने जो कसम खाई उसे सच मानकर प्रेतनाग से कुछ नहीं कर रही थी। बूढ़ी काकी ने अपनी सूझबूझ से उनकी लड़ाई को सुलझाया और वापस लौट रही थी। भूतों के रास्ते पर काकी जा रही थी, तभी पीछे से भूत आ रहे थे।
बहुत जल्द ही तुम्हें मार डालूंगी तांत्रिक बूढ़ी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।